नेक्स्ट हमारे पास है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग। ठीक है, तो डीएनए क्या होता है? डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड इज अ चेन ऑफ केमिकल कंपाउंड नोन एज द बेसिस दैट जॉइन टुगेदर टू फॉर्म परमानेंट ब्लूप्रिंट्स फॉर लाइफ एंड अ कंप्लीट सेट ऑफ कंपाउंड इज नोन एज द जीनोम। तो डीएनए जिसका फुल फॉर्म होता है डीऑक्सीराइबोन्यूक्लिक एसिड, ये चेन ऑफ केमिकल कंपाउंड्स है। चेन ऑफ केमिकल कंपाउंड ये किसका केमिकल कंपाउंड है? बहुत सारे नाइट्रोजनस बेसिस का, जो कि एक साथ ज्वाइन होकर एक लाइफ के लिए परमानेंट ब्लूप्रिंट को फॉर्म करते हैं। इसी कंप्लीट सेट ऑफ कंपाउंड को हम क्या कहेंगे? जीनोम कहते हैं। क्या कहेंगे? जीनोम। डीएनए फिंगरप्रिंट इज अ केमिकल सेट दैट शोज द जेनेटिक मेकअप ऑफ अ पर्सन और अदर लिविंग थिंग्स। तो डीएनए फिंगरप्रिंट क्या है? एक सेट ऑफ केमिकल है जो कि ये बताता है कि किसी भी पर्सन या किसी भी लिविंग क्रिएचर का पूरा जेनेटिक मेकअप जो है वो कैसा है। एवरी इंडिविजुअल हैज़ अ यूनिक डीएनए फिंगरप्रिंट, और हर एक पर्सन का जो अपना डीएनए फिंगरप्रिंट होता है वो सबका अलग अलग होता है। ठीक है, दिस टेक्निक सेपरेट्स द स्ट्रैंड्स ऑफ डीएनए एंड रिवील्स द यूनिक पार्ट ऑफ द जीनोम। ये जो टेक्निक है डीएनए फिंगरप्रिंटिंग का, ये होता कैसे? ये डीएनए स्ट्रैंड्स को सेपरेट करता है और फिर जीनोम के यूनिक पार्ट को आइडेंटिफाई करता है। 99.9% ऑफ द बेस सीक्वेंस ऑफ डीएनए अमॉन्ग ह्यूमंस इज सेम। तो ह्यूमन बीइंग में जितने भी लोग हैं, ठीक है, ह्यूमन क्रिएचर्स जितने भी हैं, उनमें 99.9% जो बेस सीक्वेंस होता है डीएनए का वो ऑलमोस्ट सब में सेम होता है। द रिमेनिंग 0.1% डिफरेंस इज द सीक्वेंस ऑफ डीएनए मेक्स वेरी इंडिविजुअल यूनिक इन देयर फिजिकल और बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक। अब डिफरेंस कहाँ पे आता है डीएनए में? तो 0.1% ही डीएनए का पार्ट जो होता है वो सब में यूनिक होता है, अलग अलग होता है। ठीक है, और इसी 0.1% की वजह से हर एक पर्सन का फिजिकल या बायोकेमिकल कैरेक्टरिस्टिक डिफरेंट होता है। इट इज़ यूज्ड एज एविडेंस इन कोर्ट्स टू आइडेंटिफाई बॉडी, ट्रैक डाउन ब्लड रिलेटिव्स एंड लुक फॉर क्योर्स फॉर डिजीज। और इसी डीएनए फिंगरप्रिंटिंग से, या फिर इसी कह सकते हैं 0.1% पार्ट को आइडेंटिफाई करके हम बॉडीज़ को आइडेंटिफाई करते हैं ना, ट्रैक करते हैं ब्लड रिलेटिव्स को, अदरवाइज डिजीज़ को क्योर करने में भी यूज़ करते हैं। नेक्स्ट है जीन पेटेंटिंग। अ जीन पेटेंट इज़ अ पेटेंट ऑन अ स्पेसिफिक सीक्वेंस ऑफ डीएनए given to the individual, organization or corporation that who claims to have first identified the gene। तो जीन पेटेंट एक तरीके से कह सकते हैं कि हम अगर किसी स्पेसिफिक जीन सीक्वेंस को सबसे पहले आइडेंटिफाई करेंगे तो हम उसका पेटेंट करा लेंगे। ठीक है, तो किसी पर्सन अपने नाम पे करा सकता है, कोई ऑर्गेनाइजेशन करा सकती है या कोई कॉर्पोरेशन करा सकती है। ठीक है, इस चीज़ को क्लेम करते हुए कि सबसे पहले उस जीन को उन्होंने आइडेंटिफाई किया था। It is a patent on a specific isolated gene sequence, a natural sequence that has been altered. The process and methods for obtaining or using it, or a combination of any of these। तो एक किसी भी पर्टिकुलर जीन सीक्वेंसिंग का पेटेंट क्यों कराया जाता है? इसका भी रीज़न है। इसका रीज़न ये क्या है कि अगर इसमें कोई इस पूरे नेचुरल सीक्वेंस में कोई भी अल्ट्रेशन होता है ना, तो इस तरीके से वहाँ पे ये चीज़ पता पहले ही इन्फॉर्म करना होगा कि जिसके नाम पे पेटेंट है। The holder of the patent dictates how the gene can be used in both the commercial settings such as the clinical genetic testing and non-commercial setting including research। और जैसे कि जिसने भी अपने नाम पे जीन को पेटेंट करा लिया होगा उस सीक्वेंस को, तो अगर हमें अगर किसी पर्सन को उसी जीन सीक्वेंसिंग का स्टडी करना है तो फिर उससे परमिशन लेना पड़ेगा। ठीक है, और या फिर क्लिनिकल जेनेटिक टेस्टिंग में भी उनका ये एक बार असेंट लेना पड़ेगा। The rule regarding gene patenting both in India and internationally is such that natural genes cannot be patented. However, DNA manipulated in a lab is eligible to be patented। तो जैसे कि एक यहाँ पे इंडिया या फिर हम कह सकते हैं इंटरनेशनल लेवल पे ये एक रूल है कि जितने भी जीन्स पाए जाते हैं नेचुरल रूप से, हम उसका पेटेंट नहीं करा सकते। ठीक है, लेकिन अगर हम उस डीएनए में कुछ मैनिपुलेशन करके, कुछ चेंजेस करके अगर हम लैब में दूसरा डीएनए अगर हम बना रहे हैं तो हम उसका पेटेंट ज़रूर करा सकते हैं। बिकॉज डीएनए सीक्वेंसेस अल्टर्ड बाई ह्यूमन्स आर नॉट फाउंड इन नेचर। क्योंकि जो भी डीएनए हम ह्यूमन बीइंग जो खुद से अल्टर करता है, चाहे वो लैब में हो, ठीक है, या कोई भी उसके डीएनए स्ट्रैंड में कोई बेस का चेंजिंग ला करके, तो वो जो जीन होता है वो पर्टिकुलर डीएनए वो नहीं पाया जाता नेचुरल रूप से। ठीक है, अब ए ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट HGP was an international research effort to determine the sequence of the human genome and identify the genes that it contains। तो ये ह्यूमन जीनोम प्रोजेक्ट जो है एक तरीके से कह सकते हैं रिसर्च एफर्ट लगाया गया था ताकि हम ह्यूमन जीनोम के सीक्वेंसिंग को अच्छे से स्टडी कर पाएँ और उसमें जो भी जीन्स है उसको आइडेंटिफाई कर पाएँ। HGP researchers deciphered the human genome in 3 major ways: determining the order of all the bases in DNA,
मेकिंग मैप्स दैट शो द लोकेशन ऑफ द जीन्स फॉर मेजर सेक्शंस ऑफ ऑल आर क्रोमोसोम्स एंड प्रोड्यूसिंग लिंकेज मैप्स थ्रू विच इनहेरिटेड कैरेक्टर्स कैन बी ट्रैक्ड ओवर जनरेशन्स। तो HGP रिसर्चर्स जो हैं वो उन्होंने ह्यूमन जीनोम को सबसे पहले डेसिफर किया, उसको डिकोड किया, ठीक है। और फिर किस किस तरीके से, पहला तो उन्होंने सबसे पहले एक फर्स्ट प्रोसेस किया कि जो भी ऑल जितने भी बेसेस हैं DNA में उसके ऑर्डर को आइडेंटिफाई किया, ठीक है। फिर उनके लिए एक मैप्स बनाया था कि कौन कौन सा बेस हमें कहाँ मिलेगा उसके लोकेशन को आइडेंटिफाई करने के लिए। फिर है कि उसका जो लिंकेज मैप बनाया, ठीक है, थ्रू विच इनहेरिटेड ट्रेड्स कैन बी ट्रैक्ड ओवर जनरेशन, ताकि हम जो भी कैरेक्टरिस्टिक इनहेरिट हो रहा है ऑफ स्प्रिंग्स में उसको हम ट्रैक कर पाएँ। द प्रोजेक्ट लेड टू द डिकोडिंग ऑफ द इंटायर ह्यूमन जीनोम एंड हैज़ रिवील्ड दैट देयर आर प्रोबेबली अबाउट 20,500 ह्यूमन जीनोम्स दैट मेक द ब्लूप्रिंट ऑफ ह्यूमन बायोलॉजी। इस पूरा प्रोजेक्ट के बाद हमें कंक्लूजन क्या निकला कि जब हम बहुत सारे ह्यूमन बींग के पे अगर ये पूरा रिसर्च पता चला अलग अलग DNA पे, तो ये पता चला कि लगभग जो जीनोम होता है ना वो 20,500 ह्यूमन जीन्स पाए जाते हैं, ठीक है। और इसी इतने जीन्स मिल करके एक ह्यूमन बींग का ब्लूप्रिंट बनाते हैं। दिस अल्टीमेट प्रोडक्ट ऑफ द HGP हैज़ गिवन द वर्ल्ड अ रिसोर्स of detailed information about the structure, organization and functions of the complete set of human gene। और इसी चीज़ के इसी रिसर्च के वजह से हम ये इन्फॉर्मेशन हमें मिला कि कैसे किसी भी ह्यूमन का जो जीन्स है उसका स्ट्रक्चर क्या है, क्या ऑर्गेनाइजेशन है और उसका क्या पर्टिकुलर जीन का फंक्शन है। अब जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। द जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट इज़ अ जीन मैपिंग प्रोजेक्ट इन्वॉल्विंग 20 लीडिंग इंस्टीट्यूशंस इंक्लूडिंग द इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस एंड सम IITs। तो इंडिया का जो अपना जीनोम प्रोजेक्ट है उसका नाम है जीनोम इंडिया प्रोजेक्ट। ये भी एक जीन मैपिंग प्रोजेक्ट है जिसमें कि लगभग 20 इंस्टीट्यूशन साथ में आकर के रिसर्च कर रहे हैं। उनमें से इंडियन इंस्टीट्यूट ऑफ साइंस, IISc बेंगलोर और बहुत डिफरेंट IITs भी इन्वॉल्व हैं। द प्रोजेक्ट विल इनेबल न्यू एफिशिएंसीज इन मेडिसिन, एग्रीकल्चर एंड द लाइफ साइंसेज। और इस प्रोजेक्ट से क्या होगा कि जो अलग अलग मेडिसिनल फील्ड में या फिर एग्रीकल्चर या फिर लाइफ साइंसेज के फील्ड में नए नए इनोवेशंस होंगे, ठीक है, रिसर्च होगा। इट एम्स टू बिल्ड अ ग्रिड ऑफ द इंडियन रेफरेंस जीनोम टू फुल्ली अंडरस्टैंड द टाइप एंड नेचर ऑफ डिजीज एंड ट्रेस डस्ट कंप्राइज द डाइवर्स इंडियन पॉपुलेशन। और इस पूरा जो ये इंडियन जीनोम रिसर्च का जो पूरा मोटो है या कह सकते हो ऑब्जेक्टिव ये है कि जो इंडिया इतना डाइवर्स नेशन है, इतना डाइवर्स पॉपुलेशन है, तो यहाँ पे किस तरीके से जो अलग अलग डिजीज़ हैं एक दूसरे में जो फैलते हैं, ठीक है, कैसे एक डिजीज़ दूसरे डिजीज़ में दूसरे पर्सन में ट्रांसफ़र हो जाता है, ठीक है, इस सीक्वेंस को पढ़ने के लिए। द मेगा प्रोजेक्ट होप्स टू फॉर्म अ ग्रिड आफ्टर कलेक्टिंग 10,000 सैम्पल्स इन द फर्स्ट फेज फ्रॉम अक्रॉस इंडिया टू अराइव एट द रिप्रेजेंटेटिव इंडियन जीनोम। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है ये एम करता है कि लगभग वो 10,000 सैम्पल्स को कलेक्ट करेगी इंडिया के अलग अलग पार्ट से, ठीक है, और उस पर फिर एक कोई पर्टिकुलर रिसर्च पेपर उस पर पब्लिश होगा। द मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी इज़ द नोडल मिनिस्ट्री फॉर द प्रोजेक्ट। और इस प्रोजेक्ट के ये जो प्रोजेक्ट है ये किसके अंडर हो रहा है, मिनिस्ट्री ऑफ साइंस एंड टेक्नोलॉजी, ठीक है। फिर अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट। The Earth Biogenome Project is an initiative led by an international consortium of scientists aimed at analyzing and sequencing the genomes of all the Earth's eukaryotes over a time फ्रेम ऑफ 10 years। तो ये जो अर्थ बायो जीनोम प्रोजेक्ट है ये एक इनिशिएटिव है जो इंटरनेशनल लेवल पे रन होता है अलग अलग साइंटिस्ट के द्वारा। और इसका क्या पर्पस है कि एनालाइज करना जीनोम के सीक्वेंसिंग को, ठीक है, जितने भी अर्थ पे यूकैरियोट्स हैं लाइक जिनके पास न्यूक्लियस पूरा वेल डेवलप्ड है और 10 पीरियड्स के टाइम पीरियड में। अब यूकैरियोट्स आर ऑर्गेनिज्म व्हिच सेल्स हैव अ न्यूक्लियस इनक्लोज्ड विद इन मेम्ब्रेन whereas प्रोकैरियोट्स हैव नो मेम्ब्रेन बाउंड ऑर्गेनल्स। तो अब जैसे कि हम लोग पहले ही पढ़ चुके हैं कि ऑर्गेनिज्म दो तरीके के होते हैं, एक तो यूकैरियोट्स, दूसरा क्या होता है प्रोकैरियोट्स। तो यूकैरियोट्स में जो होता है ना जितने भी सेल ऑर्गेनल्स हैं वो प्रॉपर डेवलप होते हैं और उनमें न्यूक्लियस भी अच्छे से डेवलप होता है, ठीक है, न्यूक्लियर मेम्ब्रेन भी होता है। लेकिन प्रोकैरियोट के साथ ऐसा नहीं है, उसमें जो न्यूक्लियस है वो वेल डेवलप नहीं होता है, ना ही उसमें मेम्ब्रेन होता है। It aims to sequence 1.5 million species in 3 phases and will be basically an international catalog of life on Earth। तो ये जो पूरा प्रोजेक्ट है, ठीक है, इसका क्या मोटो है कि लगभग वो 1.5 मिलियन स्पीसीज़ के सैंपल्स को कलेक्ट करेगी और ये पूरा जो रिसर्च है वो 3 फेज़ में कंडक्ट होगा। और ये एक तरीके से ये जो पूरा है ना ये इंटरनेशनल कैटलॉग ऑफ लाइफ ऑन अर्थ इसको रिप्रेजेंट करेगा। अब द सीक्वेंसिंग विल हेल्प टू। तो अब ये DNA का जो सीक्वेंसिंग है इसका क्या हमें बेनिफिट क्या होगा। फर्स्ट तो इसका बेनिफिट है रेवोल्यूशनाइज आवर अंडरस्टैंडिंग ऑफ बायोलॉजी एंड इवोल्यूशन। जब हम जितने भी यूकैरियोट्स है उसके DNA सीक्वेंसिंग के बारे में जान जाएंगे तो क्या फ़ायदा होगा हमें कि हम बायोलॉजी या फिर इवोल्यूशन को अच्छे से समझ पाएंगे, ठीक है।
कंजर्व, प्रोटेक्ट एंड रिस्टोर बायोडाइवर्सिटी। तो हम अगर हर ऑर्गेनिज्म का डीएनए सीक्वेंसिंग को जानेंगे तो हम उसको प्रोटेक्ट भी कर पाएंगे, उसको रिस्टोर भी कर पाएंगे। ग्रेट बेनिफिट्स फॉर सोसाइटी एंड ह्यूमन वेलफेयर, और हम इस चीज़ को ह्यूमन वेलफेयर या फिर कह सकते हैं सोसाइटी के बेनिफिट के लिए भी यूज़ कर सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है थ्री पैरेंट बेबी। ठीक है, थ्री पैरेंट बेबी इज अ ह्यूमन ऑफस्प्रिंग प्रोड्यूस्ड फ्रॉम जेनेटिक मटेरियल ऑफ वन मैन एंड टू वुमेन through the use of assisted reproductive technologies, specifically mitochondrial manipulation technologies and in vitro fertilization। तो थ्री पैरेंट बेबी में क्या होता है कि ये एक ह्यूमन ऑफस्प्रिंग है जहाँ पे वन मेल और टू फीमेल इन्वॉल्व होती है। ठीक है, ये जो पूरा थ्री पैरेंट बेबी जो होता है ये पूरा इसमें बहुत सारी टेक्नोलॉजी, रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी इन्वॉल्व होती है, लाइक माइटोकॉन्ड्रियल मैनिपुलेशन। ठीक है, मैनिपुलेशन का मतलब क्या होता है, रिप्लेसमेंट। ठीक है, और या फिर इन विट्रो fertilization। The genes for the genetic diseases reside in DNA in the mitochondria, and through mitochondrial replacement technique, the defective mitochondria carried by a woman is replaced with the healthy mitochondria of a donor, and then reconstituted egg is fertilized with sperm through IVF to create an embryo विच इज़ फ्री फ्रॉम एनी सब्जेक्ट ऑफ डिफेक्ट। ये थ्री पैरेंट बेबी ये एक्चुअल में काम कैसे करता है कि जैसे भी कोई भी अगर एक फ़ीमेल को अगर कोई भी डिजीज़ है, ठीक है, तो अब क्योंकि अगर वो डिजीज़ अगर माइटोकॉन्ड्रिया में है तो क्या होगा, क्योंकि माइटोकॉन्ड्रिया के पास खुद का अपना डीएनए होता है तो वो बच्चों में ट्रांसफ़र हो सकता है, ऑफस्प्रिंग में ट्रांसफ़र हो सकता है। इस चीज़ को प्रिवेंट करने के लिए वो जो डोनर होंगी, ठीक है, जो फीमेल डोनर होंगी तो वो क्या करेंगी, उनके माइटोकॉन्ड्रिया से डीएनए को ले जा करके उस जो मैनिपुलेट कर दिया जाएगा जो डीएनए जो एक्चुअल फीमेल के अंदर होगा, ठीक है, उसको रिप्लेस करके फिर बाहर में ही एग स्पर्म को फर्टिलाइज करके फिर वो एक टेस्ट ट्यूब में आईवीएफ के थ्रू एम्ब्रियो बनाया जाएगा, उसके बाद फिर उसको ट्रांसप्लांट कर देंगे। ठीक है, और इसमें कोई भी डिजीज़ भी नहीं होगा। द वास्ट मेजोरिटी ऑफ द baby's DNA came from the mother and his father. A small bit of DNA came from an unrelated woman। और इसमें क्या होता है, क्योंकि हम थोड़ा बहुत डीएनए सीक्वेंस चेंज किए, वो भी कहाँ का, माइटोकॉन्ड्रिया का, तो जो ऑलमोस्ट जो डीएनए आता है ना ऑफस्प्रिंग में वो सारा तो एक्चुअल पेरेंट का ही आता है, लेकिन थोड़ा बहुत जो अनरिलेटेड वुमेन का भी आता है जो कि एक्चुअल में डीएनए को डोनेट करी है। दिस चाइल्ड दस गॉट सम ऑफ हिज जेनेटिक इनहेरिटेंस फ्रॉम ईच ऑफ दिस एडल्ट्स। तो कह सकते हैं जो चाइल्ड है जो ऑफस्प्रिंग हुआ उसके पास तीनों पेरेंट्स की कुछ ना कुछ डीएनए है, कुछ ना कुछ करैक्टरिस्टिक है, इनहेरिटेंस है। दिस टेक्निक अलाउज पेरेंट्स विद द रेयर जेनेटिक म्यूटेशंस टू हैव हेल्दी बेबीज़। इस टेक्निक के हेल्प से जो भी अगर कोई भी किसी भी पेरेंट को अगर बहुत ही रेयर जेनेटिक डिजीज़ है तो उनका जो बेबी है वो हेल्दी हो सकता है। ठीक है, However, the technique is considered controversial and some countries have banned altering human DNA as it will have an impact on future generation. There is also an apprehension of genetically enhanced designer babies। अब इस टेक्निक जो है ये टेक्निक का बहुत सारा कह सकते हैं अभी कंट्रोवर्शियल है, क्योंकि इसमें 3 पेरेंट इन्वॉल्व है तो काफ़ी सारे कंट्रीज़ ने इसको बैन भी करके रखा हुआ है, क्योंकि हम इसमें क्या कर रहे हैं, मेनली डीएनए को ही तो चेंज कर रहे हैं। ठीक है, तो ये अभी यहाँ पे तो हुआ कि हम एक अच्छी चीज़ के लिए कर रहे हैं। ठीक है, तो लोग फिर बाकी चीज़ों के लिए भी डीएनए को मैनिपुलेट करना स्टार्ट कर देंगे, तो इससे क्या हो जाएगा कि हम एक डिज़ाइनर बेबी बनाने लगेंगे। ठीक है, इस चीज़ को बहुत सारे कंट्री बैन करे हुए हैं। अब असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजीज को हम ART कहते हैं। इट इन्वॉल्व सर्जिकली रिमूविंग एग्स फ्रॉम अ वुमेन्स ओवरीज, fertilizing them with sperm in a laboratory and returning them to the female's body or donating them to another woman. In vitro fertilization is the most common and effective type of ART। अभी असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी होता क्या है, इसमें क्या होता है कि हम सर्जरी के थ्रू वुमेन की ओवरी से पहले एग को निकालते हैं, फिर स्पर्म के साथ उसको फर्टिलाइज़ कराते हैं लेबोरेटरी में, टेस्ट ट्यूब में, फिर उसको जब वो मतलब फर्टिलाइज हो जाता है तो फिर हम उसको जब वो एम्ब्रॉय बन जाता है तो फिर हम जो पर्टिकुलर फीमेल है या फिर अगर सैरोगेट मदर है तो उनमें हम उसको ट्रांसप्लांट कर देते हैं। इसी को हम कहते हैं इन विट्रो फर्टिलाइजेशन या फिर टेस्ट ट्यूब बेबी। ठीक है, ये एक एप्लीकेशन है ART का, असिस्टेड रिप्रोडक्टिव टेक्नोलॉजी का IVF। फिर स्टेम सेल थ्योरी। स्टेम सेल थ्योरी ऑल्सो नोन एज द रीजनरेटिव मेडिसिन promotes the repair response of diseased, dysfunctional or injured tissue using stem cell or their derivatives। तो स्टेम सेल थ्योरी क्या है, इसमें क्या उसको हम लोग क्या बोलते हैं, रीजनरेटिव मेडिसिन भी बोलते हैं। ये जो है जो भी अगर डिजीज़ है या फिर कोई भी अगर पर्टिकुलर सेल पर्टिकुलर टिश्यू जो अगर डिसफंक्शनल हो रहा है तो हम उसको रिप्लेस करके हम उसके दूसरे डेरिवेटिव्स को बनाते हैं। ठीक है, स्टेम cells are the body's raw material cells from which all other cells with specialized functions are generated।
तो हमारे बॉडी में जो स्टेम सेल होता है ना, वो बॉडी के कह सकते हैं रॉ मटेरियल है, जिससे कि बाकी अलग अलग जो सेल्स हैं वो स्पेशलाइज्ड फंक्शन करने के लिए एबल होते हैं, ठीक है। सब मेजर सोर्सेज ऑफ स्टेम सेल इंक्लूड एम्ब्रॉयो that are 3 to 5 days old, adult stem cell that are found in a small number in most adult tissues such as bone marrow, and from amniotic fluids as well as umbilical cord blood, ठीक है। तो ये कुछ मेजर जो सोर्स हैं स्टेम सेल्स के वो हैं एम्ब्रॉय, ठीक है। और एम्ब्रॉय वो जो कि 3 से लेके 5 डेज ओल्ड ही है, ठीक है। और उसके बाद एडल्ट स्टेम सेल, जिसमें कि बहुत सारे एडल्ट टिश्यूज़ होते हैं लाइक, और या फिर बोन मैरो भी हो सकता है इसका सोर्स, या फिर अम्नियोटिक फ्लूइड भी हो सकता है। अभी की स्टेम सेल स्टडीज़ कैन हेल्प टू इंक्रीज अंडरस्टैंडिंग ऑफ हाउ डिजीज़ अकर। तो स्टेम सेल स्टडीज़ है, ये हेल्प कर सकता है कि हम कैसे कोई भी डिजीज़ है तो उसको समझ सकें ना, कैसे वो हो रहा है एक्चुअल में। जनरेट हेल्दी सेल्स टू रिप्लेस डिजीज सेल। और इसमें क्या होता है कि हम स्टेम सेल को रिप्लेस कर देंगे तो जो भी डिजीज सेल है वो रिप्लेस हो जाएगा। टेस्ट न्यू ड्रग्स फॉर सेफ्टी एंड इफेक्टिवनेस। और इसमें हम ड्रग्स को भी टेस्ट कर सकते हैं, उसके सेफ्टी और इसके इफेक्टिवनेस को। नेक्स्ट है बायोफार्मास्यूटिकल। A biopharmaceutical, also known as the biological medical product or biologic, is any pharmaceutical drug product manufactured, extracted or semi-synthesized from the biological sources to be used for therapeutic और डायग्नोस्टिक पर्पस। तो एक बायोफार्मास्यूटिकल क्या होता है, इसको हम लोग बायोलॉजिकल मेडिसिन भी बोलते हैं, या फिर हम इसको बोल सकते हैं बायोलॉजिक फार्मास्यूटिकल ड्रग, जो कि मैन्युफैक्चर करते हैं हम या फिर एक्सट्रैक्ट करते हैं एक सेमी सिंथेटाइज्ड बायोलॉजिकल सोर्स से। और इसका हम यूज़ कहाँ पे करते हैं, डायग्नोसिस पर्पस में या फिर थेराप्यूटिक पर्पस में। इट कैन बी प्रोटीन्स इंक्लूडिंग एंटीबॉडीज़, न्यूक्लिक एसिड। और ये इसमें जो होता है ना, जैसे प्रोटीन हो सकता है फार्मास्यूटिकल मेडिसिन में, न्यूक्लिक एसिड हो सकता है लाइक डीएनए, आरएनए या फिर एंटीसिन, ओलिगोन्यूक्लियोटाइड्स, ये सब। फॉर एग्जाम्पल ह्यूमन इंसुलिन इज़ अ पेप्टाइड हार्मोन प्रोड्यूस्ड बाय रिकम्बिनेंट डीएनए टेक्नोलॉजी। बाय इंसर्टिंग द ह्यूमन इंसुलिन जीन इनटू एस्चेरिया कॉली बैक्टीरिया और सैक्रोमाइसिस कैरावेसी, कॉमनली नोन एज द बेकर्स यीस्ट। तो एग्जाम्पल के तौर पे देखें तो ह्यूमन इंसुलिन जो है ये एक पेप्टाइड हार्मोन है जो कि प्रोड्यूस होता है कहाँ पे, डीएनए टेक्नोलॉजी के द्वारा। और ये बनता कैसे, जब हम इंसर्ट करेंगे ह्यूमन इंसुलिन जीन को एस्चेरिया कॉली बैक्टीरिया या फिर सैक्रोमाइसिस कैरावेसिस में, ठीक है, जिसको हम लोग बेकर्स यीस्ट भी कहते हैं। Jovirax and Acylovir are antiviral drugs obtained from the nucleosides isolated from the Caribbean sponges, while Yondelis was the first drug of marine origin to fight cancer developed from the small soft-bodied marine animal। तो जोविरैक्स या फिर एसिक्लोविर जो है ये एक एंटीवायरल ड्रग है, ठीक है, जिसको हम लोग कैसे मतलब एक्सट्रैक्ट करते हैं, बाय न्यूक्लियोसाइड्स आइसोलेटेड फ्रॉम द कैरिबियन स्पंजेस। और योंडेलिस जो था ये एक फर्स्ट ड्रग था जो कि मरीन ओरिजिन का, ठीक है। और इसका यूज़ कहाँ पे होता है, कैंसर को फाइट करने के लिए। और इसको बनाया कहाँ से जाता है, स्मॉल सॉफ्ट बॉडीड मरीन एनिमल से। अब है फार्माकोजेनोमिक्स, ठीक है। तो फार्माकोजेनोमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ हाउ जीन्स अफेक्ट अ पर्सनस रिस्पॉन्स टू ड्रग्स। तो फार्माकोजेनोमिक्स ये एक स्टडी है जहाँ पे हम ये स्टडी करते हैं कि जीन्स जो है वो कैसे किसी भी पर्सनस के अंदर जो ड्रग्स के लिए रिस्पॉन्स करने की एबिलिटी है उसको इफेक्ट करते हैं। इट इज़ एन इमर्जिंग फील्ड दैट कंबाइंस फार्माकोलॉजी एंड जीनोमिक्स टू डेवलप इफेक्टिव एंड सेफ मेडिकेशंस। तो कह सकते हैं फार्माकोजेनोमिक्स क्या है, एक तरीके से ये एक इमर्जिंग फील्ड है जो कि फार्माकोलॉजी क्या होता है, द साइंस ऑफ ड्रग्स, और जेनोमिक्स दोनों को कंबाइन करता है। जेनोमिक्स क्या होता है, द स्टडी ऑफ जीन्स एंड देयर फंक्शन। मतलब हम फार्माकोजेनोमिक्स में क्या पढ़ेंगे, ड्रग्स के साइंस को भी मिक्स कर देंगे किसके साथ, साइंस ऑफ जीन्स के साथ, ठीक है, ताकि हम उसके इफेक्टिव और सेफ मेडिकेशंस के बारे में पढ़ पाएँ। It is an important example of the field of precision medicine, which aims to tailor medical treatment to each person or to a group of people। तो कह सकते हैं कि ये जो बहुत ही इंपॉर्टेंट प्रिसीजन मेडिसिन है जिसका कि हम यूज़ करके जो भी अलग अलग मेडिसिनल ट्रीटमेंट दे सकते हैं। इट कैन इम्प्रूव हेल्थ बाय हेल्पिंग अहेड ऑफ टाइम वेदर अ ड्रग इज़ लाइकली टू बेनिफिट एंड इज सेफ फॉर अपटेक। ये जो है किसी भी पर्सन का हेल्थ जो है वो इम्प्रूव कर सकता है बाय हेल्पिंग, है ना, अहेड ऑफ टाइम, मतलब टाइम से पहले ही। अब ये ताकि क्योंकि टाइम से पहले हम चेक कर पाएंगे कि वो जो ड्रग है वो ड्रग के लिए बॉडी जो किस तरीके से एक्ट करेगा, ठीक है, वो बेनिफिट करेगा भी नहीं या फिर सेफ है भी नहीं, ठीक है। अब है प्रोटोमिक्स।
तो प्रोटोमिक्स इज़ द स्टडी ऑफ प्रोटोमियोस, देयर स्ट्रक्चर एंड फंक्शंस। तो प्रोटोमिक्स का एक स्टडी है जहाँ पे हम प्रोटोमियोस या फिर उसका स्ट्रक्चर और फंक्शन के बारे में स्टडी करते हैं। अब प्रोटोमिया इज अ सेट ऑफ प्रोटीन्स प्रोड्यूस्ड इन एन ऑर्गेनिज्म और सिस्टम। तो प्रोटोमिया क्या है, एक प्रोटियोम जो है एक सेट ऑफ प्रोटीन है जो कि प्रोड्यूस होता है किसी भी ऑर्गेनिज्म या सिस्टम में। टू इलस्ट्रेट द प्रोटियोम ऑफ ए स्पीसीज और एन ऑर्गन द प्रोटियोम इज़ नॉट कॉन्स्टेंट, इट डिफर्स फ्रॉम सेल टू सेल एंड चेंजेस ओवर टाइम। तो प्रोटियोम जो है, प्रोटियोम किसी भी स्पीसीज़ का हम देख सकते हैं, लाइक होमोसैपियंस का या फिर कोई भी ऑर्गन का, लाइक लीवर का। और प्रोटियोम जो है ये कांस्टेंट नहीं होता, ये अलग अलग सेल के ओवर में क्या होता है, अलग अलग टाइम में वो चेंज होता रहता है। प्रोटियोम इज़ अ ब्लेंड ऑफ प्रोटीन एंड जीनोम। तो प्रोटियोम क्या है, प्रोटियोम मिक्सर है किसका, प्रोटीन और जीनोम का। While the genome is rather constant, the proteome differs from cell to cell and is continuously changing through its interaction with the genome and the environment। जैसे कि हम लोग जानते हैं डीएनए तो कांस्टेंट होता है, ठीक है, हर सेल में लगभग 99.9% तो कांस्टेंट ही होता है। लेकिन ये जो प्रोटियोम है, ठीक है, ये सेल बाय सेल क्या होता है, चेंज होते जाता है, क्योंकि इसमें ये डिपेंड करता है कि कैसे वो जीनोम जो इन्वायरमेंट के लिए कैसे एक्ट कर रहे हैं। Proteomics systematically evaluates the changes in the protein constituency of a cell and illustrates the information flow through protein pathways which interconnect the extracellular microenvironment with the कंट्रोल ऑफ जीन ट्रांसक्रिप्शन। तो प्रोटियोमिक्स जो है ये क्या करता है, सिस्टमेटिकली एवेल्यूएट करता है कैसे प्रोटीन के कॉन्स्टिट्यूएंसी में चेंज आ रहा है किसी भी सेल में, और कैसे उसमें प्रोटीन के लिए जो इन्फॉर्मेशन है, जो मैसेजेस है, वो कैसे ट्रांसफ़र हो रहे हैं, ठीक है, और कैसे वो जो ऑर्गेनिज्म है, पर्टिकुलर सेल जो है, वो एक्स्ट्रा सेलुलर माइक्रो इन्वायरमेंट के लिए कैसे रिएक्ट कर रहे हैं। सिंस प्रोटीन प्ले एन इम्पॉर्टेंट रोल इन द लाइफ ऑफ एन ऑर्गेनिज्म, प्रोटियोमिक्स प्लेज एन इंस्ट्रूमेंटल रोल इन द डिस्कवरी ऑफ बायोमार्कर्स दैट इंडिकेट अ पर्टिकुलर डिजीज़। तो इसे कि प्रोटीन जो है वो बहुत ही वाइटल रोल प्ले करते हैं अगर हम ऑर्गेनिज्म के लाइफ को बचाने में देखें तो, क्योंकि प्रोटियोम जो है, प्रोटियोमिक्स जो है वो एक इंस्ट्रूमेंटल रोल प्ले करता है इन द डिस्कवरी ऑफ बायोमार्कर्स। बायोमार्कर्स क्या है, मार्कर्स दैट इंडिकेट दैट अ पर्टिकुलर डिजीज़। अब बायोमार्कर, इट इज़ अ नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल, जीन और कैरेक्टरिस्टिक थ्रू विच पर्टिकुलर प्रोसेस डिजीज़ कैन बी आइडेंटिफाइड। तो बायोमेकर क्या है, बायोमेकर एक नेचुरली अकरिंग मॉलिक्यूल या फिर जीन है जिसमें क्या होता है कैरेक्टरिस्टिक या फिर इसमें क्या होता है कि हम किसी भी पर्टिकुलर प्रोसेस के थ्रू डिजीज़ को या आइडेंटिफाई करते हैं। इट इज़ अ मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक इन अ बायोलॉजिकल सिस्टम दैट कैन बी ऑब्जेक्टिवली एवेल्यूएटेड एज एन इंडिकेटर ऑफ अ स्पेसिफिक बायोलॉजिकल, पैथोलॉजिकल और फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटी। तो ये बायोमार्कर जो है एक कह सकते हैं एक मेजरेबल कैरेक्टरिस्टिक है किसी भी बायोलॉजिकल सिस्टम का, जिससे कि हम उसमें उसका जो पर्टिकुलर पैथोजन है उसका बायोलॉजिकल या पैथोलॉजिकल या फार्माकोलॉजिकल एक्टिविटीज़ को इंडिकेट कर सकते हैं। Biomarkers play an important role in understanding the relationship between the exposure to environmental chemicals, the development of chronic human disease, and the identification of subgroups that are at increased risk for disease। तो बायोमार्कर्स जो है वो बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल प्ले करते हैं अगर हम इस तरीके से देखें कि कैसे इन्वायरमेंट के लिए केमिकल का एक्सपोजर है, ठीक है, कैसे क्रोनिक ह्यूमन डिजीज़ जो है वो बढ़ते जा रहे हैं, उसका आइडेंटिफिकेशन कैसे होगा और कैसे हम उसमें डिजीज़ का जो रिस्क है उसको कम कर सकते हैं। A team from the Indian Council of Medical Research identified glutamate dehydrogenase as a new biomarker in the body of the malaria parasite for malaria detection। तो अभी रिसेंट में क्या हुआ कि एक रिसर्चर हैं जो कि इंडियन काउंसिल ऑफ मेडिकल रिसर्च से हैं, ICMR से, जिन्होंने ये आइडेंटिफाई किया है एक बायोमार्कर, ठीक है, बॉडी में, वो है ग्लूटामेट डीहाइड्रोजिनेज जो कि मलेरिया पैरासाइट के डिटेक्शन में हेल्प करता है। अब हम देख लेते हैं कि क्या हेल्प है बायोटेक्नोलॉजी का इन द फील्ड ऑफ इन्वायरमेंट। फर्स्ट है बायो रेमेडिएशन, ठीक है। बायो रेमेडिएशन इज़ अ प्रोसेस दैट यूजेज मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट्स और माइक्रोबियल और प्लांट एंजाइम्स टू डिटॉक्सिफाई कंटेमिनेट्स इन द सॉइल एंड अदर इन्वायरमेंट। तो बायो रेमेडीज़, बायो का मतलब हुआ लाइफ, ठीक है, और रेमेडीज़ का मतलब उसको ख़त्म करना। तो बायो रेमेडीज़ में एक प्रोसेस है जहाँ पे हम मेनली माइक्रो ऑर्गेनिज्म, प्लांट या फिर माइक्रोबियल या फिर प्लांट एंजाइम का यूज़ करेंगे ताकि हम सॉइल या फिर अदर इन्वायरमेंटल चीज़ें जो उसको हम डिटॉक्सिफाई करते हैं उसको टॉक्सिक से ख़त्म कर पाएँ। In simple terms, it is the use of either naturally occurring or deliberately induced microorganism to consume and break down environmental pollutants in order to clean a polluted site। तो अगर हम सिंपली देखें तो इसका क्या पर्पस क्या है या फिर कैसे ये काम करता है कि जो भी नेचुरली अकरिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, उसको या तो कंज्यूम कर लेगा,
ठीक है, या तो वो क्या करेगा, उसको ब्रेक डाउन कर देगा, इससे जो भी पॉल्यूटेड साइट है वो क्लीन हो जाएगा। माइक्रो ऑर्गेनिज्म लाइक बैक्टीरिया एंड फंगी आर द मेन एजेंट्स इन द प्रोसेस ऑफ बायो रेमेडिएशन। तो बायो रेमेडिएशन के लिए जो मेनली रिस्पॉन्सिबल हैं वो कौन कौन से माइक्रो ऑर्गेनिज्म है, बैक्टीरिया और फंगी, ठीक है। Bioremediation can be in situ, done at a site of contamination in water system, soil, etc. It can also be ex situ. The contaminated soil or water is first excavated from its original site before treatment. तो बायो रिमेडिएशन जो है वो इन सिटू हो सकता है। इन सिटू का मतलब क्या हुआ कि वो प्रोसेस वहीं पे हो रहा है जहाँ पे एक्चुअल में उसका ज़रूरत था। लाइक इसमें इसे दिया गया है कि उस साइट पे जो भी कंटेमिनेटेड वाटर है, सिस्टम है या फिर सॉइल है, उसको हम उसी साइड पे ट्रीट करेंगे, ठीक है। दूसरा क्या है, एक्स सिटू, मतलब सॉइल कहीं और कंटेमिनेट हुआ है, ठीक है, लेकिन उसको वहाँ से ला करके फिर हम उसको करेंगे डिकंटेमिनेट, या तो ऑर्गेनिज्म को ही वहाँ पे ले जाएंगे, ठीक है। फिर बायोलॉजिकल ट्रीटमेंट टेक्निक फॉल इनटू 2 कैटेगरीज। अब जो बायोलॉजिकली जो ट्रीटमेंट करते हैं हम डिफरेंट चीज़ों का, जो नेचुरली अकरिंग चीज़ों का, उसको हम 2 पार्ट्स में क्लासीफाई करते हैं। एक तो है बायो स्टिमुलेशन, फिर है बायो ऑगमेंटेशन। अब बायो स्टिमुलेशन क्या है, दिस अ प्रोसेस विच इन्हांसेस द माइक्रोबियल एक्टिविटी बाय इंक्रीजिंग द सप्लाई ऑफ न्यूट्रिएंट्स और बाय एडिंग सर्टन स्टिमुलेटिंग एजेंट लाइक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर और सर्फेक्टेंट्स। तो बायो स्टिमुलेशन का एक प्रोसेस है जो क्या करता है, किसी भी बैक्टीरिया के माइक्रोबियल एक्टिविटीज़ को इंक्रीज़ करता है। इंक्रीज़ करे कैसे करेगा, जब हम उसमें क्या करेंगे, न्यूट्रिएंट्स सप्लाई ऑफ का जो न्यूट्रिएंट्स का सप्लाई है उसको इंक्रीज़ कर देंगे, ठीक है। उसमें कुछ स्टिमुलेटिंग एजेंट्स को मिक्स कर देंगे लाइक इलेक्ट्रॉन एक्सेप्टर या फिर सर्फेक्टेंट्स। फिर है बायो ऑगमेंटेशन। इट इज़ अ स्पेसिफिक अप्रोच फॉर ऑब्टेनिंग कंट्रोल प्रेडिक्टेबल एंड प्रोग्राम्ड बायोडिग्रेडेशन थ्रू मैनिपुलेशन ऑफ जीन्स एंड बाय यूजिंग अ रेंज ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म फॉर बायोडिग्रेडेशन रिएक्शन। तो बायो ऑगमेंटेशन में क्या होता है, ये एक साइंटिफिक अप्रोच है कि हम इन्वायरमेंट को क्लीन करेंगे कैसे, उसके जीन्स को मैनिपुलेट करके, ठीक है। अगर हम जीन्स को उस तरीके से मैनिपुलेट करेंगे ताकि वो जो चीज़ें हैं ना वो बहुत जल्दी बायोडिग्रेड हो जाए, ठीक है, और इससे क्या करेंगे, जितने भी बायोडिग्रेडेशन रिएक्शन है उसको फास्ट कर पाएंगे। It ensures that the macros present in the waste are of sufficient type, number and compatibility to attack the waste effectively and break them down to their most basic form। और जो भी हम इसमें मैक्रोब्स या फिर माइक्रो ऑर्गेनिज्म का यूज़ करेंगे, हम ये इस चीज़ में इंश्योर करेंगे कि जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो एक सफिशेंट नंबर में हो, सफिशेंट टाइप का हो, और वो इस चीज़ के लिए कंपेटेबल हो कि उस जो भी वेस्ट मटेरियल है उसको डिकम्पोज कर पाए, उसको डिस्पोज कर पाए मोस्ट बेसिक फॉर्म में। Bioremediation can be used in the treatment of sewage effluents, crude oil spills, chlorinated and non-chlorinated solvent used in industries, agriculture, chemical and pesticides, fuel oil contamination and wood preservative। तो बायो रेमेडिएशन जो है इसका हम यूज़ कहाँ करते हैं, सीवेज इफ्लुएंट्स को ट्रीट करने के लिए, क्रूड ऑयल स्पिल्स को ट्रीट करने के लिए, या फिर क्लोरिनेटेड या नॉन क्लोरिनेटेड सॉल्वेंट या जो इंडस्ट्री में होता है ना उसको ट्रीट करने के लिए, एग्रीकल्चर या केमिकल पेस्टिसाइड्स को इफेक्ट को कम करने के लिए, या फिर कोई फ्यूल है जो कि कंटेमिनेट हो गया है ना, या फिर वुड प्रिजर्वेटिव, उनको हम करने के लिए यूज़ करते हैं, ट्रीट करने के लिए। हाइवर माइक्रो ऑर्गेनिज्म फेल टू डिस्ट्रॉय हैवी मेटल्स लाइक लेड एंड कैडमियम। लेकिन जो भी माइक्रो ऑर्गेनिज्म का हम यूज़ करते हैं वो कोई भी मेटल्स लाइक लेड और कैडमियम को इफेक्ट नहीं पहुंचा पाते हैं। नेक्स्ट है फाइटो रेमेडिएशन। इट इन्वॉल्व्स ग्रोइंग प्लांट्स इन अ कंटेमिनेटेड मैट्रिक्स फॉर अ रिक्वायर्ड ग्रोथ पीरियड to remove contaminants from the matrix or facilitate immobilization और डिग्रेडेशन ऑफ द पॉल्यूटेंट्स। तो फाइटो रेमेडिएशन में क्या होता है कि यहाँ पे जो भी हम ग्रोइंग प्लांट्स का यूज़ करते हैं एक कंटेमिनेटेड मैट्रिक्स में, ठीक है, एक पर्टिकुलर ग्रोथ पीरियड तक, ताकि जितने भी कंटेमिनेंट्स हैं उस पर्टिकुलर रीजन में वो इमोबलाइज हो जाए, तो उसमें बाइंड हो जाए उस प्लांट के साथ, अदरवाइज वो कहीं और चला जाए, ठीक है, तो ख़त्म हो जाए। It is a plant-based approach of remediation that takes advantage of the ability of plants to concentrate elements and compounds from the environment and to detoxify various compound। तो कह सकते हैं ये जो है एक प्लांट बेस्ड अप्रोच है रेमेडिएशन का, जहाँ पे हम प्लांट्स की एबिलिटी का यूज़ करते हैं, क्योंकि प्लांट्स उनमें क्या एबिलिटी होती है कि जितने भी आसपास न्यूट्रिएंट्स उसको अपने पास जमा कर लेगा, ठीक है, इन्वायरमेंट से CO2 को लेगा, O2 को देगा, तो इस तरीके से कह सकते हैं वो इन्वायरमेंट को स्टेबलाइज करने में हेल्प करता है। तो हम यहाँ पे प्लांट का यूज़ करेंगे। Plants use solar energy to remove chemicals from the soil and convert them to a less toxic form। तो प्लांट्स जो है वो सोलर एनर्जी का यूज़ करते हैं ताकि जो भी केमिकल्स हैं सॉइल में वो रिमूव हो जाए और उसको वो लेस टॉक्सिक फॉर्म में कन्वर्ट कर पाएँ। नेक्स्ट हमारे पास जेनेटिक इंजीनियरिंग इज़ अ पावरफुल मेथड फॉर enhancing phytoremediation capabilities
और फॉर इंट्रोड्यूसिंग न्यू कैपेबिलिटीज़ इनटू प्लांट्स। तो जो कह सकते हैं जेनेटिक इंजीनियरिंग जो है बहुत ही पावरफुल मेथड है अगर हमें फोटो रेमेडिएशन कैपेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करना है या फिर उसको इन्हांस करना है या फिर हमें कोई भी न्यू टाइप का प्लांट्स कंपेटेबिलिटी को इंट्रोड्यूस करना है। जीन्स फॉर फाइटो रेमेडिएशन में ओरिजिनेट फ्रॉम अ माइक्रो ऑर्गेनिज्म और मे बी ट्रांसफर्ड फ्रॉम वन प्लांट टू अनदर वेराइटी बेटर अडेप्टेड टू द एनवायरमेंटल कंडीशंस एट द क्लीन अप साइट। तो जीन्स जो है जो हम यूज़ करेंगे फाइटो रेमेडिएशन में, इनका ओरिजिनेशन जो है वो माइक्रो ऑर्गेनिज्म में भी हो सकता है या तो वे किसी भी अदर प्लांट से दूसरे वैरायटी ऑफ प्लांट में ट्रांसफ़र हो सकते हैं। ठीक है, नेक्स्ट है बायो एब्जॉर्प्शन। तो बायो एब्जॉर्प्शन कैन बी आइडेंटिफाइड as the ability of certain kinds of microbial biomass to accumulate heavy metals, that is to concentrate and bind contaminants onto its cellular structure। तो बायो ऑब्जर्वेशन क्या है, एक तरीके से ये प्रोसेस है जहाँ पे जो जितने भी सेल्स हैं उसके पास ये एबिलिटी होती है कि वो काइंड ऑफ कुछ माइक्रोबियल बायोमास को जो है वो एक्यूमुलेट कर पाए। ठीक है, या फिर हैवी मेटल्स जो है वो भी इसको एक्यूमुलेट कर पाए और एक जगह कंसनट्रेट करके और उस पर बाइंड हो करके वो कंसनट्रेट हो जाए। ठीक है, इट कैन बी यूज टू रिमूव पॉल्यूटेंट्स फ्रॉम वाटर, पर्टिकुलरली दोज दैट आर नॉट इजिली बायोडिग्रेडेबल लाइक मेटल्स एंड डाइक्स। इस प्रोसेस का हम यूज़ कहाँ पे कर सकते हैं, वो वाटर सोर्सेज को डिकंटेमिनेट करने के लिए, लाइक जहाँ पे मेटल या फिर कोई भी अलग अलग डाइक्स इन्वॉल्व हैं। Biosorbents like algae, fungi and bacteria have a particular structure of the cell wall which is found to be responsible for binding and concentrating the metals। तो जैसे जितने भी बायो एब्जॉर्बेंट्स हैं लाइक एल्गी, फंगी, बैक्टीरिया, ठीक है, सबके पास एक पर्टिकुलर टाइप ऑफ सेल वॉल होता है जो कि जितने भी मेटल्स हैं जो कि एक्वाटिक लाइफ में पाए जाते हैं वो उसको अपने साथ बाइंड कर लेते हैं। नेक्स्ट है बायोसेंसर्स। Biosensors are biophysical device that can identify and determine the quantities of specific substance in a different environment। तो बायोसेंसर्स कर सकते हैं वो एक बायोफिजिकल डिवाइस है जो कि आइडेंटिफाई करता है अलग अलग चीज़ों को, सब्सटेंसेस को, ठीक है, डिफरेंट इन्वायरमेंट में। इट इंक्लूड्स एंटीबॉडीज, एंजाइम्स एंड इवन माइक्रो ऑर्गेनिजम्स। इट इज़ अ एनालिटिकल डिवाइस दैट कन्वर्ट्स अ बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स इनटू एन इलेक्ट्रिकल सिग्नल। तो बायोसेंसर्स में क्या होता है, इसमें एंटीबॉडीज़ होते हैं, एंजाइम होते हैं और माइक्रो ऑर्गेनिजम्स भी होते हैं। ठीक है, और ये क्या कर सकते हैं, ये एनालिटिकल डिवाइस है जो कि बायोलॉजिकल रिस्पॉन्स को इलेक्ट्रिकल सिग्नल में कन्वर्ट करता है। नेक्स्ट है, अ बायोसेंसर कंसिस्ट ऑफ 2 कंपोनेंट्स। तो ये बायोसेंसर जो है वो 2 टाइप का उसमें 2 कंपोनेंट होते हैं मेनली। एक तो बायो रिसेप्टर, अ बायोमॉलिक्यूल दैट रिकॉग्नाइज द टारगेट एनालाइट, दैट इज़ द केमिकल सब्सटेंस दैट इज अंडरगोइंग एनालिसिस। द बायो रिसेप्टर में बी एन एंजाइम, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड और रिसेप्टर्स। तो बायो रिसेप्टर वो मॉलिक्यूल है जो कि किसी भी टारगेट एनालाइट को आइडेंटिफाई करता है, रिकॉग्नाइज करता है, ठीक है, पहचानता है उसको। द केमिकल सब्सटेंस दैट इज अंडरगोइंग एनालिसिस, मतलब बायो रिसेप्टर ये जो वैसे उसको आइडेंटिफाई करेगा जिसका कि क्या हो रहा है, एक्चुअल में बायो एनालिसिस हो रहा है। ठीक है, द बायो रिसेप्टर में भी एन एंजाइम, एंटीबॉडी, न्यूक्लिक एसिड और रिसेप्टर। बायो रिसेप्टर जो है वो एंजाइम हो सकते हैं, एंटीबॉडी हो सकते हैं, न्यूक्लिक एसिड या फिर रिसेप्टर्स भी हो सकते हैं। नेक्स्ट है ट्रांसड्यूसर। द ट्रांसड्यूसर कन्वर्ट्स द बायो रिकॉग्निशन इवेंट इनटू अ मेजरेबल सिग्नल। तो ट्रांसड्यूसर जो है वो बायो रिकॉग्निशन इवेंट को ट्रांसफ़र करता है किसमें, मेजरेबल सिग्नल में। These 2 components are integrated into one sensor. The signal is generated when the sensor interacts with the analyte. It is then converted by means of the transducer into the measurable electrical parameter। ये जो पूरा 2 कंपोनेंट है वो पूरा एक सिंगल सेंसर में अटैच होता है, ठीक है, इंटीग्रेट होता है। जो सिग्नल यहाँ पे जो जनरेट होगा वो जो है सेंसर से इंटरेक्ट करता है, उसको एनालाइज करता है, ठीक है, फिर वो जो है कन्वर्ट होता है किसमें, एक ट्रांसड्यूसर से इलेक्ट्रिकल पैरामीटर में। अब बायोसेंसर कैन बी यूज्ड इन डिफरेंट फील्ड्स सच एज द। अब बायोसेंसर का हम यूज़ कहाँ कहाँ पे कर सकते हैं, ठीक है, इसका यूज़ अलग अलग फील्ड में। फर्स्ट द मेडिकल एप्लीकेशन इन वेरियस डायग्नोस्टिक प्रोसीजर्स टू डिटरमाइन वेरियस टेस्ट। इसका पहला तो मेडिकल एप्लीकेशन है क्योंकि बहुत सारे अगर डायग्नोसिस करना है किसी भी चीज़ का तो हम इसमें टेस्ट कंडक्ट करना है तो हम यहाँ पर इसका यूज़ करते हैं। ड्रग डेवलपमेंट बाय डिटेक्टिंग एंड एनालाइजिंग द बाइंडिंग ऑफ प्रोटीन्स टू इट्स टारगेट एंड दस हेल्पिंग इन डिज़ाइनिंग ड्रग्स। और यहाँ पे ड्रग का डेवलपमेंट भी होता है अगर हम उसको डिटेक्ट करें या फिर एनालाइज करें, ठीक है। और ये कैसे होता है पूरा, हम अगर प्रोटीन्स के बाइंडिंग को एनालाइज करें, ठीक है, और उसके टारगेट पे और उससे डिजीज़ जो है उसको डिज़ाइन कर पाएँ, ड्रग्स जो है उसको डिज़ाइन कर पाएँ। इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन इन मॉनिटरिंग ऑफ वेरियस मैन्युफैक्चरिंग प्रोसेसेस। इसका यूज हम इंडस्ट्रियल एप्लीकेशन में भी कर सकते हैं, ठीक है। इन्वायरमेंटल एप्लीकेशंस टू डिटेक्ट एंड मॉनिटर पॉल्यूटेंट्स इन एनवायरनमेंट। और इसका यूज़ जो है वो इन्वायरमेंट में भी कर सकते हैं अलग अलग पॉल्यूटेंट्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। मिलिट्री एप्लीकेशन इन डिटेक्टिंग एक्सप्लोसिव ड्रग्स। और इसका यूज़ जो है वो मिलिट्री वाले लोग भी करते हैं किसको, एक्सप्लोसिव्स को डिटेक्ट करने के लिए।
नेक्स्ट है बायो इन्फॉर्मेटिक्स। Bioinformatics is the interplay between biology and information technology, encompassing data recreation and assembling, data analysis and interpretation and modeling of various biological phenomena through the use of algorithms and software tools. तो बायो इन्फॉर्मेटिक्स कह सकते हैं एक तरीके से ये क्या करता है कि ये एक तरह का लिंक की तरह काम करता है बायोलॉजी और इंफॉर्मेशन टेक्नोलॉजी को, ठीक है। दोनों मिलकर के एक डाटा क्रिएट करता है, असेंबल करता है, फिर डाटा को एनालाइज करता है ना, उसको इंटरप्रेट भी करता है और अलग अलग बायोलॉजिकल फिनोमेनन में उसको हेल्प करता है, लाइक एल्गोरिदम का यूज़ करके या फिर सॉफ्टवेयर टूल्स का यूज़ करके। इट इज़ एन इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड दैट combines biology, computer science and the information technology capabilities to develop and improve the storage, retrieval, organization and analyzing of biological data। और ये कह सकते हैं इंटरडिसिप्लिनरी फील्ड है जो कि तीनों का ब्लेंड लाइक बायोलॉजी, कंप्यूटर साइंस और इन्फॉर्मेशन टेक्नोलॉजी, जो क्या करता है स्टोरेज कैपेसिटी को इंक्रीज़ करता है, रिट्रीवल को इंक्रीज़ करता है, ऑर्गेनाइजेशन या फिर डाटा को ऑर्गेनाइज करने में, एनालाइज करने में क्या करता है, ये मतलब हेल्प करता है, ठीक है। Various biological analysis result in exponential amounts of biological data and it becomes very hard to analyze them using manual means. This is where computer science comes to the rescue। तो जैसे कि बहुत सारे ऐसा जगह होता है कि हम अगर बहुत ही लार्ज स्केल पर अगर बायोलॉजिकल डाटा को एनालाइज करना है तो वहाँ पे मैनुअल एनालिसिस उतना पॉसिबल नहीं हो पाता, तो फिर यहाँ पे कंप्यूटर साइंस का बहुत ही इंपॉर्टेंट रोल होता है, ठीक है। A major application of bioinformatics can be found in the field of precision medicine and preventive medicine। और जो मेजर जो कह सकते हैं एप्लीकेशन है इसका क्या कहते हैं, मतलब मेडिसिन का, बायो इन्फॉर्मेशन में का मेडिसिन में, तो ये क्या है कि प्रिसीजन में हेल्प करता है, ठीक है। अब इन द फील्ड ऑफ इंडस्ट्री के फील्ड में क्या यूज़ है बायोटेक्नोलॉजी का। फर्स्ट है बायो लीचिंग। In simple terms, bioleaching can be defined as the extraction of metal from their ores through the use of living organism। तो ऐसे नॉर्मली क्या होता है कि हम किसी केमिकल का यूज़ करके मिनरल से ओर्स को निकालते हैं, फिर ओर्स से मेटल को निकालते हैं, बट यहाँ पे बायोलीचिंग प्रोसेस में क्या होगा कि यहाँ पे हम मेटल को ओर्स से एक्सट्रैक्ट करेंगे बाय मीन्स ऑफ अ लिविंग ऑर्गेनिज्म। इट इज़ वन ऑफ सेवरल एप्लीकेशंस विद इन बायो हाइड्रोमेटलर्जी। तो ये एक कह सकते हैं पूरा एक ब्रॉड ब्रांच है बायो हाइड्रोमेटलर्जी, जहाँ पर लिविंग बींग्स वाटर का यूज़ करके हम मेटल को एक्सट्रैक्ट करेंगे, उसी में से एक कह सकते हैं एप्लीकेशन है इसका, ठीक है। द प्रोसेस इन्वॉल्व पंपिंग ऑफ बैक्टीरिया अंडरग्राउंड अलाउइंग इट टाइम टू डिजॉल्व द मेटल कंटेंट एंड देन फ्लशिंग इट बैक टू द सर्फेस। तो इस प्रोसेस में क्या होगा कि हम बैक्टीरिया को पहले अंडरग्राउंड जो है उसको छोड़ देंगे, वो जो बैक्टीरिया है वो मेटल सरफेस को क्या करेंगे, डाइजेस्ट करके लिक्विड फॉर्म में चेंज कर देंगे, फिर उसको वापस जो है लिक्विड को बाहर कर लेंगे, ठीक है। द मेटल एक्सट्रैक्टेड थ्रू द बायोलीचिंग आर निकल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, गोल्ड, लेड एंड आर्सेनिक। और कौन कौन से मेटल को हम बायोलीचिंग से एक्सट्रैक्ट कर सकते हैं, तो निकल, कॉपर, जिंक, कोबाल्ट, गोल्ड, लेड और आर्सेनिक। नेक्स्ट है बायोपॉलीमर्स। बायोपॉलीमर्स आर डिफाइंड एज नेचुरल पॉलीमर प्रोड्यूस्ड बाय लिविंग ऑर्गेनिज्म derived फ्रॉम द सेलुलर और एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर। तो बायोपॉलीमर एक कह सकते हैं नेचुरल पॉलीमर है जो कि लिविंग ऑर्गेनिज्म से बनता है, ठीक है। उसको हम ड्राइव कैसे करते हैं, सेलुलर या फिर एक्स्ट्रा सेलुलर मैटर से। इन मोस्ट ऑफ ऑयल फील्ड्स वाटर इज इंजेक्टेड इनटू अंडरग्राउंड रिजर्वायर रॉक्स टू मेंटेन रिजर्वायर प्रेशर एंड स्वीप ऑयल इनटू प्रोडक्शन वेल। तो बहुत सारे जो ऑयल फील्ड्स होता है उसमें हम क्या करते हैं कि अंडरग्राउंड जो है हम रिजर्वायर रॉक्स में जो रिजर्वायर प्रेशर को मेंटेन करने के लिए हम वहाँ पे ऑयल को स्वीप करते हैं प्रोडक्शन वेल में। हाउएवर दिस ऑपरेशन रिफर्ड टू एज द वाटर फ्लडिंग रिकवर्स मच लेस देन ऑयल देन द एक्चुअल क्वांटिटी इन प्लेस। हम वो क्योंकि यहाँ पे बहुत सारे वाटर को हम इंजेक्ट कर रहे हैं, तो इससे क्या होता है, इसको हम फ्लडिंग भी कहते हैं और यहाँ पे बहुत ही कम अमाउंट में ऑयल जो हमें देखने को मिलता है, बाहर निकाल पाते हैं, ठीक है। Crude oil extraction yield can be supplemented by using a specific biopolymer in a process called microbial enhanced oil recovery and tapping the ocean as a source of bioenergy from marine organisms like microalgae। तो ये जो क्रूड ऑयल का एक्सट्रैक्शन है जो कि हम हैवी वाटर का यूज़ करके या फिर वाटर का यूज़ करके कर रहे हैं, उसको हम काफ़ी हद तक इन्हांस कर सकते हैं बाय यूजिंग बायोपॉलीमर्स, ठीक है। इस प्रोसेस को हम लोग क्या बोलेंगे, माइक्रोबियल इन्हांस्ड ऑयल रिकवरी। और इस प्रोसेस में हम क्या करेंगे, सबसे पहले ओशन सोर्स ऑफ एनर्जी को हम टैप करेंगे, ठीक है। फिर मरीन ऑर्गेनिज्म लाइक माइक्रो एल्गी, इन सब के हेल्प से एनर्जी का क्रिएशन करेंगे। न्यू बायोसोर्स पॉलीमर सिंथेसाइज्ड फ्रॉम द मरीन बैक्टीरिया कैन बी ऑल्सो बी यूज टू डेवलप न्यू प्रोडक्ट्स इन द प्लास्टिक्स इंडस्ट्री। ये जो न्यू बायोसोर्स पॉलीमर्स सिंथेसाइज होगा, ठीक है, मरीन बैक्टीरिया से, इसको हम और भी नए नए प्रोडक्ट्स बनाने में यूज़ कर सकते हैं जो कि प्लास्टिक इंडस्ट्री में ही आता है, ठीक है।
नेक्स्ट हमारे पास है फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री। फूड प्रोसेसिंग मेक्स यूज ऑफ वेरियस यूनिट ऑपरेशंस एंड टेक्नोलॉजीज टू कन्वर्ट रिलेटिवली बल्की पेरिशेबल एंड टिपिकल inedible raw material into more useful, self-stable and palatable foods और portable beverages। तो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम कैसे यूज़ कर सकते हैं इस टेक्नोलॉजी का, बायोटेक्नोलॉजी का। तो जैसे कि बहुत सारे बल्कि फूड्स होते हैं जो कि नॉर्मली रॉ मटेरियल्स होते हैं या कह सकते हैं, ठीक है, जिसको हम बहुत ही सेल्फ स्टेबल मतलब काफ़ी टाइम तक उसको प्रिजर्व कर सकते हैं, ठीक है, और बहुत ही कह सकते हैं डिलीशियस फूड में कन्वर्ट कर सकते हैं या फिर पोर्टेबल बेवरेजेस में। Processing contributes to food security by minimizing waste and losses in the food chain and by increasing food availability and marketability। तो ये जो फूड प्रोसेसिंग होगा उस ये क्या करेगा, फूड सिक्योरिटी को भी इंश्योर करेगा, ठीक है, वेस्ट मटेरियल को जो क्वांटिटी उसको कम करेगा, है ना, और फूड चेन में जो भी लॉस हो रहा है उसको कम करेगा और फूड के अवेलेबिलिटी को इंक्रीज़ करेगा मार्केट में। बायोटेक्नोलॉजी इज़ अप्लाइड इन फूड प्रोसेसिंग यूनिट्स टू मेक यूज़ ऑफ माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स टू इन्हांस प्रॉपर्टीज़ such as the taste, aroma, shelf life, texture and nutritional value of food। तो बायोटेक्नोलॉजी जो है वो फूड प्रोसेसिंग इंडस्ट्री में हम कैसे इसको अप्लाई करते हैं, इससे क्या होगा, जो भी माइक्रोबियल इनोक्यूलेंट्स हैं वो उसके प्रॉपर्टीज़ जो है वो इन्हांस हो जाएंगे, लाइक उसका टेस्ट इन्हांस हो जाएगा, उसका सेंट है वो इन्हांस हो जाएगा, उसका सेल्फ लाइफ बढ़ जाएगी, टेक्सचर बढ़ जाएगा उसका, और फूड का न्यूट्रिशनल वैल्यू भी है जो वो भी बढ़ जाएगा। फॉर एग्जाम्पल पॉलीसैकेराइड्स आर वाइडली यूज्ड बिकॉज ऑफ देयर एबिलिटी टू फॉर्म जेल्स एंड कैन बी यूज्ड एज थिकनेस एंड स्टेबलाइजर इन फूड प्रोडक्ट। एग्जाम्पल तौर पर देखें तो पॉलीसैकेराइड्स जिसको हम बहुत अधिक यूज़ करते हैं क्योंकि ये एक जेल के फॉर्म में होता है और ये एक तरीके से थिकनर या फिर स्टेबलाइजर की तरह काम करता है फूड प्रोडक्ट में। द प्रोसेस वेयर बाय माइक्रो ऑर्गेनिजम्स एंड देयर एंजाइम्स ब्रिंग अबाउट दिस डिजायरेबल चेंजेस इन फूड मटेरियल्स इज नोन एज द फर्मेंटेशन। तो ये जो प्रोसेस है फूड प्रोसेसिंग का, जहाँ पे जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है उसका यूज़ करके हम उसके मेनली उसके एंजाइम का यूज़ करके हम डिज़ायरेबल चेंज लाते हैं फूड प्रोडक्ट में, इसको हम लोग क्या बोलते हैं, फर्मेंटेशन। फर्मेंटेशन प्रोसेसिंग इज़ ऑल्सो वाइडली अप्लाइड इन द प्रोडक्शन ऑफ माइक्रोबियल कल्चर्स, एंजाइम्स, फ्लेवर, फ्रेगरेंस, फूड एडिटिव्स एंड अ रेंज ऑफ अदर हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट। तो फर्मेंटेशन प्रोसेस जिसका हम और भी बहुत जगह यूज़ करते हैं, लाइक माइक्रोबियल कल्चर में एंजाइम्स को बनाने में, है ना, फ्लेवर इन्हांस करने में, या फिर फूड एडिटिव्स को बनाने में, या फिर बहुत सारे हाई एडेड प्रोडक्ट्स को हाई वैल्यू एडेड प्रोडक्ट्स को बनाने के लिए। नेक्स्ट हमारे पास है इन द फील्ड ऑफ नेशनल सिक्योरिटी। नेशनल सिक्योरिटी के फील्ड में हम कैसे बायोटेक्नोलॉजी का यूज़ करेंगे। फर्स्ट तो आता है इसमें बायोलॉजिकल वॉरफेयर। Though the evil idea of biological warfare existed since ancient time, the progress of biotechnology has made biological warfare more complex। तो ये जो है बायोलॉजिकल वॉरफेयर, इसमें हम क्या करते हैं कि एक बायोलॉजिकल मीन्स से किसी भी डिजीज़, किसी भी ट्रेजेडी को हम फैलाते हैं, ठीक है। एंशिएंट टाइम से ये होता आ रहा है, लेकिन अभी बायोटेक्नोलॉजी के इन्वेंशन से ये ज़्यादा कॉम्प्लेक्स होता जा रहा है, ठीक है। Biotechnology encompasses activities such as the recombination of genes, cloning and specializing the genes from DNA of one organism into the genome of unrelated species to create new forms of life। तो बायोटेक्नोलॉजी क्या करता है कि ये अलग अलग जीन्स को कंबाइन करके उसका क्लोनिंग करता है ना, उसको स्प्लाइसिंग करता है जीन्स का डीएनए से, और न्यू ऑर्गेनिज्म में उसको ट्रांसप्लांट करता है बाय मीन्स ऑफ जीनोम स्पेसिस, ठीक है, और न्यू फॉर्म्स ऑफ लाइफ को बनाता है। द वास्ट पोटेंशियल ऑफ बायोटेक्नोलॉजी इज बीइंग इंक्रीजिंगली रियलाइज्ड एंड एफर्ट्स आर इन प्रोग्रेस टू हार्नेस इट फॉर बायो वेपन्स। उसका जो पोटेंशियल है बायोटेक्नोलॉजी का वो सारी कंट्री भी पहचान रही है और इसका जो बायो वेपन्स की तरह यूज़ करिए बायोटेक्नोलॉजी का, ठीक है। एग्जाम्पल तौर पर कोरोना को देख सकते हैं, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वेलफेयर इज़ द यूज़ ऑफ डिजीज प्रोड्यूसिंग एजेंट्स टू हार्म और किल एन एडवर्सरी मिलिट्री फोर्स, पॉपुलेशन, फूड एंड लाइव स्टॉक। तो बायोलॉजिकल वारफेयर कह सकते हैं एक ऐसा प्रोसेस है जहाँ पे हम डिजीज़ प्रोड्यूसिंग एजेंट्स को मतलब कह सकते हैं भेज देंगे ताकि पर्टिकुलर जो एडवर्सरी मिलिट्री फोर्स है उनको नुकसान पहुँचे, उनको हार्म हो, उनका पॉपुलेशन जो है वो डिस्ट्रॉय हो, ठीक है, फूड या फिर लाइव स्टॉक वो सब खराब हो। An attack with the bioweapon using antibiotic resistant strain could initiate the occurrence and spread of communicable disease or an endemic or epidemic scale। अगर हम इसको यूज़ कर रहे हैं एज अ बायोवेपन्स की तरह यूज़ कर रहे हैं, अगर कोई भी ऑर्गेनिज्म का कोई भी एंटीबायोटिक स्ट्रेन का यूज़ करके, तो उससे बहुत ही लार्ज लेवल पे कम्युनिकेबल डिजीज़ फैल सकता है, लाइक एंडेमिक या फिर एपिडेमिक स्केल पे। Deliberate contamination of food with herbicide and pesticide or heavy metal results in food insecurity। अगर कोई जानबूझ के फूड में हर्बिसाइड या पेस्टिसाइड्स को मिक्स कर देता है और उसे फूड को कंटेमिनेट करता है तो इससे क्या होगा, फूड इनसिक्योरिटी बढ़ सकती है।
Intentional release of pathogenic organism that destroys the crop reserves of an enemy can cause debilitating famine, malnutrition एंड डिक्लाइन ऑफ एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमीज़। तो ये जो इस तरीके से जो पूरा होगा, अगर हम ऐसा भी तो सकता है कि हम किसी भी क्रॉप में पैथोजेंस को लोग इंटेंशनली इंजेक्ट कर देते, इससे जो पूरा जो क्रॉप है वो ख़त्म हो जाएगा, फमाइन की कंडीशन आ सकती है, मॉल न्यूट्रिशन हो सकता है, ठीक है। एग्रीकल्चर बेस्ड इकोनॉमी जो है वो डिक्लाइन हो सकता है। Defoliants in the Vietnam War were widely used as agent of anti-crop warfare targeted at sweet potato, सोयाबीन, wheat and rice। तो ऐसा ही वियतनाम में एक केस हुआ था जहाँ पे वॉरफेयर कह सकते हैं कि ऑर्गेनिज्म का यूज़ किया गया था जिससे कि जो है वहाँ पे क्रॉप प्रोडक्शन नहीं हो पा रहा था। उससे क्या क्या इफेक्ट हुआ था, स्वीट पोटैटो का प्रोडक्शन, सोयाबीन या फिर व्हीट एंड राइस का प्रोडक्शन। But today many developing countries visualizes biological weapons to be of two-fold utility। तो जितने भी डेवलपिंग कंट्रीज़ हैं वो क्या विजुलाइज कर रहे हैं कि जो बायोलॉजिकल वेपन्स है उसका हम किस तरीके से यूज़ कर सकते हैं। एज अ पुअर मैंस एटॉमिक बॉम्ब इंटेंडेड टू डिटर अटैक्स फ्रॉम द स्ट्रॉन्गर अनकन्वेंशनली आर्म्ड एडवर्सरी। तो एक तो पहला ये है कि अगर कोई कंट्री उतना डेवलप नहीं है, उसके पास उतना आर्म्स वेपन्स नहीं है, तो क्या कर सकता है, वो बायोलॉजिकल वॉर कर सकता है, ठीक है, जिससे कि वो स्ट्रॉन्गर इनेमी को भी हरा सकता है। As a relatively cheap force multiplier that can help compensate for shortcomings in conventional arsenals। और ये किसी से ये जो बायो वॉरफेयर है या बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म है, ठीक है, ये एक्ट कर सकते हैं लाइक अ चीप फोर्स, ठीक है, जो कि क्या करेंगे, अपने आप मल्टीप्लाई होकर के ये जो डिजीज़ है वो बढ़ाते जाएंगे। Thus, any nation with a reasonably advanced pharmaceutical and medical industry can have the capability of mass production of biological warfare agents। तो कह सकते हैं कि अगर कोई भी कंट्री अगर कहाँ उस जहाँ का फार्मास्यूटिकल या फिर मेडिकल इंडस्ट्री काफ़ी डेवलप्ड है, तो वो मास लेवल पे बायोलॉजिकल वॉरफेयर एजेंट्स को बना सकते हैं, ठीक है। मोरेवर अनलाइक कन्वेंशनल वेपन्स अ फ्यू पार्टिकल्स ऑफ डेडली पैथोजन में इन्फेक्ट एंड किल थाउजेंड्स ऑफ पीपल एंड कंटिन्यू टू इन्फेक्ट द पॉपुलेशन फॉर सेवरल जनरेशन बाय द कैरियर्स। तो जैसे कि अगर कहीं भी अगर वॉर होता है, ठीक है, तो उस पर्टिकुलर पीरियड में जो पर्सन है वहाँ पे वही इफेक्ट होगा। लेकिन अगर ये बायोलॉजिकल वॉर होता है, बायो वॉरफेयर होता है, तो इससे क्या होगा कि एक उस ये है ना, ये अलग अलग जनरेशन्स तक भी ट्रांसफ़र होता रह सकता है, क्योंकि एक तो एक लार्ज लेवल पे तो ये इफ़ेक्ट करेगा ही, ठीक है, एक पेंडेमिक तो होगा ही, इसके साथ साथ ये जो है ये पूरा जो जनरेशन जो है अगर ये ट्रांसफ़र होता रहा तो ये पूरे ह्यूमन लाइफ को भी डिस्ट्रॉय कर सकता है। नेक्स्ट है काउंटरिंग बायोलॉजिकल वॉरफेयर। हम बायोलॉजिकल वॉरफेयर को कैसे काउंटर कर सकते हैं। एज बायोटेक्नोलॉजी कैन बी हार्नेस्ड फॉर अपडेटिंग एंड डिवाइजिंग लिथल वेपन्स, दिस कैन ऑल्सो हेल्प डेवलप strategies to combat the threat from such genetically engineered weapons। जैसे कि बायोटेक्नोलॉजी है, ठीक है, यहाँ पे टेक्नोलॉजी का एडवांसमेंट ही तो हो रहा है। अगर इस पर्टिकुलर डेट में हम एक ऐसे ऑर्गेनिज्म को बना पा रहे हैं जो कि किसी भी डिजीज़ को रेजिस्टेंट मतलब कोई भी डिजीज़ काउज कर सकता है, एक पेंडेमिक हो सकता है, तो मतलब बायोटेक्नोलॉजी का हेल्प करके हम एक ऐसा भी अल्टरनेटिव ढूंढ सकते हैं जो कि क्या करे, कोई भी इस तरीके से अगर कोई बायो वारफेयर होता है तो उसमें बचा सकता है, ठीक है। Biotechnology can also play a significant role to counter threats by producing bioarmory and biosensors and neutralization of biological warfare agent। तो ये जो है, ये जो बायोटेक्नोलॉजी का जो हम यूज़ कर सकते हैं, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट रोल प्ले कर सकते हैं कोई भी काउंटर थ्रेट को करने में, ठीक है, बायो आर्मरी में या फिर बायो सेंसर में। बायोकैटालिसिस हैज़ इमर्ज एज अ वाइबल टेक्निक फॉर द डिटेक्शन एंड और डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फरस न्यूरोटॉक्सिन्स एंड देयर डेरिवेटिव्स। तो बायोकैटालिस्ट जो हैं वो आजकल एक बहुत ही वाइबल टेक्निक के फॉर्म में अभी इमर्ज में, ठीक है, जिसका यूज़ करते हैं हम किसमें, डिटेक्शन या डिटॉक्सिफिकेशन ऑफ ऑर्गेनोफॉस्फरस न्यूट्रोटॉक्सिन या फिर उसके डेरिवेटिव्स को आइडेंटिफाई करने के लिए। Processes like the automation of sequencing in genome projects, bioinformatics, and advances in combinational chemistry and high throughput screening of compounds are on the forefront of this arena। तो जो भी बहुत सारे प्रोसेस हैं लाइक ऑटोमेशन ऑफ सिक्वेंसिंग इन जीनोम प्रोजेक्ट, ठीक है, बायो इन्फॉर्मेटिक्स या फिर जो सबका जो एडवांस पर्सपेक्टिव है कंबाइन करके देखे केमिस्ट्री या फिर पूरा अलग अलग कंपाउंड्स के स्क्रीनिंग में, तो काफ़ी हेल्प करता है बायोटेक्नोलॉजी, ठीक है। नेक्स्ट है बायोलॉजिकल वेपन्स कन्वेंशन। द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पिलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल या बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स एंड देयर डिस्ट्रक्शन, कॉमनली नोन एज द बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन, opened for signature in 1922 and entered in force in 1975। इट इज़ अ UN ट्रीटी, ठीक है।
तो एक इंटरनेशनल लेवल पे कन्वेंशन हुआ है, ठीक है, काफ़ी बड़ा नाम है इसका, द कन्वेंशन ऑन द प्रोहिबिशन ऑफ द डेवलपमेंट, प्रोडक्शन एंड स्टॉक पाइलिंग ऑफ बैक्टीरियोलॉजिकल, बायोलॉजिकल एंड टॉक्सिक वेपन्स, ठीक है। तो इसका जो पर्पज़ क्या है कि हम बायोलॉजिकल वेपन्स को, इसको नॉर्मली हम बायोलॉजिकल वेपन कन्वेंशन भी कहते हैं, और यहाँ पे लोग जो भी कंट्रीज़ के पार्टिसिपेंट बनना चाहते थे या फिर हैं, वो इनके लिए जो सिग्नेचर करना जो ओपन है 1972 से ये यूएन का एक ब्रांच है, यूनाइटेड नेशंस का, और ये 1975 में पूरा फोर्स में आया था। इट वॉज द फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रेटी बैनिंग ऑन द इंटायर कैटेगरी ऑफ वेपन एज स्टेट्स parties to the convention undertook to never develop, produce, stockpile or otherwise acquire or retain। तो ये जो पूरा कह सकते हैं ये फर्स्ट मल्टीलेटरल डिसआर्मामेंट ट्रीटी था, जिसमें कि हम सारी कंट्रीज़ ने ये एग्री किया था कि हम कोई भी ऐसे ऑर्गेनिज्म को नहीं डेवलप करेंगे जो कि या फिर स्टॉक पाइलिंग नहीं करेंगे, ठीक है, ना ही उसको रिटर्न करेंगे ना ही उसको रखेंगे। माइक्रोबियल और अदर बायोलॉजिकल एजेंट्स और टॉक्सिन वॉट एवर देयर ऑरिजिन और मैटर ऑफ प्रोडक्शन ऑफ टाइप्स and in quantities that have no justification for preventive or other peaceful purposes। इस कन्वेंशन में कौन से माइक्रोबायोलॉजिकल एजेंट को नहीं बनाना है, ठीक है, इनका कोई भी जिक्र नहीं है, कोई भी डिस्क्रिप्शन नहीं है, कितने क्वांटिटी में बना सकते हैं, किसके लिए यूज़ कर सकते हैं, ये सब पीसफुल पर्पस के लिए भी, तो इनका भी कोई मेंशन नहीं है। वेपन्स, इक्विपमेंट और मीन्स ऑफ डिलीवरी असाइन टू द यूज़ ऑफ सच एजेंट्स और टॉक्सिन्स फॉर हॉस्टाइल पर्पसेस और इन आर्म्ड कॉन्फ्लिक्ट। द कन्वेंशन इफेक्टिवली prohibits the development, production, acquisition, transfer, retention, stockpiling and use of biological and toxic weapons and is a key element in the international community effort to address to proliferation of weapons in the mass destruction। ये जो कन्वेंशन है इसका जो मेन पर्पस है या फिर कह सकते हैं ये क्या प्रोहिबिट करता है, किसी भी माइक्रो बायोलॉजिकल ऑर्गेनिज्म या फिर कह सकते हैं बायो वारफेयर ऑर्गेनिज्म का प्रोडक्शन में भी, एक्विजिशन में, ट्रांसफ़र में, रिटेंशन में या फिर स्टॉक पाइलिंग में, ठीक है, और ये टॉक्सिक वेपन्स को भी कम करने में, ख़त्म करने में ये क्या करता है, ये एक ट्रीटी है, ठीक है, ख़त्म करने के लिए। और ऐसा ये पूरा सब ने ये चीज़ साइन भी करा हुआ है। इंडिया हैज़ रेटिफाइड द कन्वेंशन एंड प्लेस टू अबाइड बाय इट्स ऑब्लिगेशन। इंडिया ने भी इस कन्वेंशन को साइन किया और इंडिया ने भी प्लेस लिया कि हम ऐसा कोई भी जो भी इसका रूल है उसके लिए हम क्या ऑब्लाइज्ड हैं, उसके लिए हम सारे ऑब्लिगेशंस को मानने के लिए तैयार हैं, ठीक है। तो अब हमारे पास कुछ प्रैक्टिस क्वेश्चन है, उसको देख लेते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन इसमें हमारा, विथ रेफरेंस टू द जेनेटिकली मॉडिफाइड मस्टर्ड डेवलप्ड इन इंडिया कंसिडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट। पहला स्टेटमेंट है जीएम मस्टर्ड हैज़ द जीन्स ऑफ अ सॉइल बैक्टीरियम दैट गिव द प्लांट द प्रॉपर्टी ऑफ पेस्ट रेसिस्टेंस टू अ वाइड वैरायटी ऑफ पेस्ट, ठीक है। फिर सेकंड, जीएम मस्टर्ड हैज़ द जीन्स दैट अलाउ द प्लांट क्रॉस पॉलिनेशन एंड हाइब्रिडाइजेशन। तो ये स्टेटमेंट है बिल्कुल सही है, ये वाला सेकेंड वाला, ठीक है। GM मस्टर्ड हैज़ बिन डेवलप्ड जॉइंटली बाय द IARI एंड पंजाब एग्रीकल्चर यूनिवर्सिटी ने, ये गलत है, ठीक है। तो बस इसमें ये भी गलत है, बस ऑप्शन नंबर 2 जो है मतलब बी जो है वो सही है, ठीक है। सेकेंड है, विद रेफरेंस टू एग्रीकल्चर इन इंडिया हाउ कैन द टेक्निक ऑफ जीनोम सिक्वेंसिंग ऑफन सीन इन द न्यूज़ कैन बी यूज्ड इन इमीडिएट फ्यूचर। तो इसमें पहला है हमारे पास कि जीनोम सिक्वेंसिंग कैन बी यूज टू आइडेंटिफाई जेनेटिक मार्कर्स ऑफ डिजीज रेजिस्टेंस एंड ड्रॉट इंटॉलरेंस इन वेरियस क्रॉप प्लांट्स। तो ये क्वेश्चन का क्या मतलब है कि हम जीनोम सीक्वेंसिंग का कैसा यूज़ कर सकते हैं ताकि इंडिया में जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स है एग्रीकल्चर के फील्ड में उसको यूज़ कर पाएँ, ठीक है। पहला इसमें था कि हमारे पास जीनोम सीक्वेंसिंग जो है उसका हम यूज़ कर सकते हैं जेनेटिक मार्कर्स को बनाने में, ठीक है, उसको आइडेंटिफाई करने में, और डिसीज रेसिस्टेंस या फिर ड्रॉट टॉलरेंस क्रॉप प्लांट्स को बनाने में, तो इसको हम यूज़ कर सकते हैं, ठीक है, बिल्कुल सही बात है। दिस टेक्निक हेल्प्स इन रिड्यूसिंग द टाइम रिक्वायर्ड टू डेवलप न्यू वैराइटीज़ ऑफ क्रॉप प्लांट्स। इससे क्या होगा, अगर हम जीनोम सीक्वेंसिंग करेंगे तो जो न्यू वैरायटी ऑफ क्रॉप जो बनने का टाइम है वो रिड्यूस हो जाएगा, ठीक है, ये भी सही है। इट कैन बी यूज टू डेसिफर द होस्ट पैथोजन रिलेशनशिप इन क्रॉप्स, तो ये भी सही है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर जो ये तीनों सही है 1 2 3, तो ये जो थर्ड नंबर है वो सही होगा। जेनेटिक अप्राइजल कमेटी इज़ कॉन्स्टिट्यूटेड अंडर, जेनेटिक इंजीनियरिंग अप्राइजल कमेटी जो है वो किसके अंडर कॉन्स्टिट्यूट हुआ था, ठीक है। तो इसमें है कि ऑप्शंस फूड सेफ्टी एंड स्टैंडर्ड एक्ट 2006, जोग्राफिक इंडिकेशंस ऑफ गुड्स रजिस्ट्रेशन एंड प्रोटेक्शन एक्ट 1999, इन्वायरमेंटल प्रोटेक्शन एक्ट 1986 और वाइल्ड लाइफ प्रोटेक्शन एक्ट 1972। तो वाइल्ड लाइफ से तो यहाँ कोई लेना देना नहीं है, ठीक है, तो ऐसे गलत हो गया, ठीक है। ये जेनेटिक इंजीनियरिंग का सिर्फ फूड से तो लेना देना नहीं है, ठीक है। GI टैक्स से यहाँ पे कोई मतलब नहीं है, तो कौन सा आंसर होगा इसमें, सी वाला, ठीक है। आप ऐसे एलिमिनेट भी कर सकते हैं, इन्वायरमेंट प्रोटेक्शन एक्ट 1986। नेक्स्ट हमारे पास है फोर्थ क्वेश्चन, रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जेनेटिक इंजीनियरिंग अलाउज जीन्स टू बी ट्रांसफर्ड। तो रिकम्बिनेंट DNA टेक्नोलॉजी जो है वो जीन का ट्रांसफरेंस वहाँ पे किस तरीके से हो सकता है, ठीक है। पहला तो हमारे पास है कि
अक्रॉस डिफरेंट स्पीसीज ऑफ प्लांट, तो ये हो सकता है, ठीक है। फ्रॉम एनिमल्स टू प्लांट, ये भी पॉसिबल है। फ्रॉम माइक्रो ऑर्गेनिज्म टू हायर ऑर्गेनिज्म, ये भी पॉसिबल है, ठीक है, क्योंकि हमें DNA का ट्रांसफ़र करना है, ठीक है। तो ऑप्शन नंबर डी जो है वो 1, 2 एंड 3 ऑल आर से करेक्ट, ठीक है। विथ रेफरेंस टू स्टेम सेल फ्रीक्वेंटली इन द न्यूज़ विच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज़ और आर करेक्ट। तो स्टेम सेल के रेफरेंस में देखें तो कौन सा स्टेटमेंट जो है वो यहाँ पे सही है, ठीक है। तो बोल रहा है स्टेम सेल्स कैन बी ड्राइव्ड फ्रॉम द मैमल्स ओनली, नहीं ऐसा नहीं है, सिर्फ मैमल्स में नहीं मिलता, और भी ऑर्गेनिज्म में मिलता ही है, ठीक है। तो फर्स्ट तो गलत हो गया, ठीक है। और फर्स्ट जैसे ही गलत हो गया तो उसमें क्या बोला हमारे पास करेक्ट कौन सा है। तो फर्स्ट अगर गलत हो गया मतलब ये नहीं होगा, ए भी नहीं होगा, डी भी नहीं होगा, मतलब बी और सी में आंसर होगा, ठीक है। स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर स्क्रीनिंग न्यू ड्रग्स, स्टेम सेल का हम यूज कर सकते हैं न्यू ड्रग्स को स्क्रीन करने में, ये बिल्कुल सही बात है। स्टेम सेल्स कैन बी यूज फॉर मेडिकल थेरेपीज, हाँ इसको यूज़ कर सकते हैं स्टेम सेल को। इसका जो 2 और 3 दोनों सही होगा, तो मतलब ऑप्शन नंबर जो बी है वो करेक्ट होगा, ठीक है, 5 का बी। तो आई होप आपको समझ में आया होगा। हम लोग नेक्स्ट वीडियो में बात करेंगे डिफेंस टेक्नोलॉजी के बारे में। तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दिए। थैंक यू सो मच एंड हैव अ नाइस डे।